महानतम शेयर कारोबारी वारेन बफे। लेखक दिनकर कुमार। दो शब्द। दुनिया उन्हें उनके नाम वारेन बफे से कम और शेयर बाजार के जादूगर, बर्कशायर के बादशाह, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी और ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से ज्यादा जानती है। एक सामान्य कदकाठी और मजाकिया हाव भाव रखने वाले इस शख्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक अमीर आदमी हो सकता है। अप्रैल 2007 में जारी फोर्ब्स पत्रिका की अरबपतियों की सूची में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और मेक्सिको के कार्लोस स्लिम हेल के बाद तीसरा स्थान मिला। दुनिया भर के लोगों की भलाई के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिए 30 अरब डॉलर यानी अपनी कुल संपदा का लगभग 83% दान में देकर वारेन बफे ने महादान का एक नया इतिहास रच दिया। दुनिया भर के प्रबंधन संस्थाओं के छात्रों के लिए आज भी नन्हे वारेन बफे का संघर्ष एक केस स्टडी की तरह है। अमेरिकी स्कूलों के बच्चों को च्युइंगम, सोडा, कोक तथा अखबार बेचते वारेन बफे की कहानी स्वावलंबन की प्रेरणा देने के लिए सुनाई जाती है। वारेन बफे की शख्सियत को समझना या उनके बारे में कोई एक राय बना पाना शेयर बाजार की तरह ही पेचीदा है। एक और जहां वे वॉल स्ट्रीट में पाई पाई के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ही बार में अपनी जिंदगी भर की कमाई को परोपकार के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। इस पुस्तक में उसी उलझन को सुलझाने की कोशिश में उनकी जिंदगी के इन झरोखों में झांकने की कोशिश की गई है, जो कि संघर्ष, संयम, मितव्ययिता, परोपकार और अति दूरदृष्टि जैसे गुणों में अटे पड़े हैं। बफे की सुक्तियां। यह ठोस सच्चाई है कि पैसा एकदम से नहीं आता और एकदम से नहीं जाता। आपके पास एक समय सीमा होती है जिसमें आपको अपने निवेश को लेकर फैसला लेना होता है। यदि आपका निवेश ईमानदारी से किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप आज नहीं तो कल फायदे में जरूर होंगे। आज मेरे पास वह सब कुछ है जो कि मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। 20 साल की उम्र में मेरे पास अपने लिए कुछ ज्यादा वक्त था और मैं जो चाहता था करता था। वर्तमान को देखें तो मुझ में कुछ खास नहीं बदला है। मैं वही चीजें खाता हूँ जो पहले खाता था, वही बर्गर, फ्राइज और कोक। पर मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कुछ ज्यादा महंगे हो गए हैं और मैं उनमें पहले से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हम जो कुछ कमाते हैं वह बहुत हद तक हमारे समाज के कारण होता है। मैंने भी जो कमाया है उसमें समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। यदि आज मुझे पेरू या बांग्लादेश के किसी कोने में पटक दें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक गलत जगह पर नहीं पनप सकता। मैं एक ऐसे बाजार में काम करता हूँ जहाँ आप अच्छा करते हैं, तभी आपको अच्छा फायदा मिलता है। और ये माइक टायसन के 10 सेकंड में 10 मिलियन डॉलर कमाने जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने अमीर होने पर कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा पैसा समाज को कुछ अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कागज के इन टुकड़ों का उपयोग नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो 10,000 लोगों को सिर्फ इस काम के लिए नौकरी पर रख सकता हूँ कि वह जिंदगी भर सुबह शाम मेरी तस्वीरें बनाएं। लेकिन इससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। यदि यही 10,000 लोग एड्स के उपचार के काम आए या रोगियों की सेवा करें तो वाकई कुछ बड़ा और अच्छा नतीजा निकलेगा। अर्जन के साथ विसर्जन का मंत्र। अमेरिका के वारेन बफे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी कारोबारी पत्रिका, अखबार या टीवी चैनल नहीं है जिस पर उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। बिल गेट्स और क्लार्क स्विम के बाद वारेन बफे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हैं। वारेन आज अगर दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिने जाते हैं तो इसके कई कारण हैं, लेकिन हम यहाँ वारेन के धनपति होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेतहाशा दौलत के मालिक होने के बावजूद उन्होंने जिस जीवन शैली को अपनाया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अपने देश में तो हम आए दिन नव धनाढ़ लोगों द्वारा अपनी दौलत के गुरूर में किए जाने वाले दिखावे और तड़क फड़क को देखते रहते हैं, लेकिन वारेन दुनिया के किसी भी रईस से हर मायने में अलग हैं। कारोबार की पैनी समझ रखने वाले वारेन में कई ऐसी खूबियां हैं जो उनके नाम को एक अलग पहचान देती है। वारेन के पास कितनी संपत्ति है इसका तो कोई हिसाब नहीं, मगर बिल गेट्स के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े रईसों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वारेन के पास 52.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। अगर इसे भारतीय रुपए में गिना जाए तो यह राशि 2,620 अरब रुपए की होती है। अपनी संपत्ति का 80% एक परमार्थिक संगठन को दान देकर वारेन अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी राशि दान करने वाले पहले व्यक्ति हो गए।
वारेन आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने सन 1953 में अपने लिए खरीदा था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि वारेन ने इतनी अकूत संपत्ति कैसे अर्जित की और वे इसका करते क्या हैं। अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 को जन्मे वारेन के पिता शेयर बाजार में कारोबारी थे। वारेन ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की और अपने जेब खर्च का पैसा निकालने के लिए अखबार भी बेचे। 13 साल की उम्र में वारेन ने अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसे कमाने की शुरुआत बहुत देर से की। 15 साल की उम्र में वारेन ने अपने हाई स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर नाई की दुकान में $25 में पिनबॉल मशीन लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाया और उस पैसे से 40 एकड़ का एक फार्म खरीदा। इसके बाद वारेन ने अपने कुशाग्र कारोबारी बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए शेयरों में निवेश करना शुरू किया और खूब पैसा कमाया। 20 साल की उम्र में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड स्कूल में प्रवेश न मिलने पर वारेन ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रवेश लिया। वहां वारेन ने बेंजामिन ग्राहम और डेविड डाड जैसे अर्थशास्त्री गुरुओं से शेयर बाजार में निवेश करने के गुर सीखे। वारेन को अरेकल ऑफ ओमाहा जानी ओमाहा का संत कहा जाता है। वारेन ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है, जिसमें कोका कोला और जिलेट जैसी कंपनियां प्रमुख हैं। जानी इन कंपनियों की मिल्कियत चाहे किसी के पास हो, असली मालिक तो वारेन ही है। वारेन के पास जितनी अकूत दौलत है, उनकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। वारेन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 5 दशक पहले खरीदा था। वे अपनी कार खुद चलाते हैं। ना तो उनके पास कोई ड्राइवर है, ना कोई सुरक्षा गार्ड। वे कभी निजी विमान में यात्रा नहीं करते। उनकी कंपनी बादशाह हैथवे के स्वामित्व में 63 कंपनियां हैं। वे अपने सभी सीईओ को साल में एक बार एक पत्र लिखते हैं, जिसमें पूरे साल किए जाने वाले कामों के बारे में सुझाव भर देते हैं। वे कभी अपने अधिकारियों या कारोबारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखते। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को दो मूल मंत्र दिए हैं। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी तरह से नुकसान मत होने दो, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। वह अपना समय कभी भी ऊंचे और रसूखदार लोगों की होने वाली पार्टियों में नहीं बिताते। नई पीढ़ी के युवाओं को उनका संदेश है, क्रेडिट कार्ड की मानसिकता से दूर रहें और अपने आप पर ही निवेश करें। संपत्ति ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने संपत्ति इजाद की है। अपनी जिंदगी को जितनी सहजता और सरलता से जी सको, जीने की कोशिश करो। दुनिया के सबसे सफलतम निवेशक की कहानी। 19वीं सदी का अंतिम दौर। यूरोप के बाद अब एक बड़ी शक्ति के रूप में अमेरिका जाग रहा था। सामाजिक और औद्योगिक क्रांति की उथल-पुथल के बाद अब जिंदगियां संभलने लगी थी। अमेरिका में मिसूरी नदी के किनारे स्थित नेब्रास्का प्रांत में भी कमोबेश यही हालात थे। अपने मेहनतकश किसानों के कारण मशहूर नेब्रास्का का बड़ा शहर ओमाहा भी अब जड़ें जमाने लगा था। हालांकि वहां रहने वाले बफे परिवार के लिए अभी संघर्ष के दिन जारी थे। वर्ष 1869 का दौर था, जबकि वारेन के दादा ने आजीविका चलाने के लिए रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की एक छोटी सी दुकान खोली। बफे के इस ग्रोसरी स्टोर को जमने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कारोबारी बुद्धि ने अच्छे व्यवहार का हाथ थामा और स्टोर चल निकला। धीरे धीरे यही स्टोर उनकी पहचान बन गया। दो बेटों वाला बफे परिवार बढ़ने लगा। वारेन के पिता हावर्ड हामन उन दिनों नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात लेका स्टेहल से हुई। यूनिवर्सिटी के अखबार डेली नेब्रास्का में साथ काम करने के दौरान दोनों में बड़ी नजदीकियां शादी में तब्दील हो गई। 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हावर्ड और लेका के घर बेटा पैदा हुआ। पहली संतान बेटी डोरिस के बाद आए इस बेटे का नाम रखा गया वारेन बफे। वारेन नाम के मायने होते हैं रखवाला, और आगे चलकर ये मायने हकीकत बने। हालांकि अभी संघर्ष के दिन जारी थे और बफे परिवार पैसा कमाने की हर जायज कोशिश में लगा रहता था। पिता हार्वर्ड की रुचि दादा के ग्रॉसरी स्टोर में कम और शेयर बाजार व राजनीति में ज्यादा थी। परिवार में तंगी के हालात देख वारेन ने कब स्वावलंबन का कहरा रट लिया, ये कोई कभी नहीं समझ सका। परिवार को संपन्न करने की कोशिश में उसके नन्हे हाथ भी योगदान देने लगे। नन्हा वारेन स्कूल से आने के बाद बाकी बच्चों की तरह मस्ती भरे खेल खेलने की बजाय एक नन्हे सौदागर के रूप में क्वार्टर और निकल डॉलर के एक चौथाई और 20वें हिस्से से अपनी जेब भरने के जतन में लगा रहता। मुनाफे की च्युइंगम और मासूम सवाल। उसके पिता का कारोबार अभी जमा नहीं था और दादा अपने ग्रोसरी स्टोर के जरिए परिवार की गाड़ी को खींच रहे थे।
वारेन ये सब देखता सोचता और दादा से सवाल करता कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्या हम जल्दी अमीर नहीं बन सकते। दादा उसके मासूम सवालों को टालने की कोशिश में उसे नए नए कामों में लगा देते। सीएनबीसी टीवी पर अपने बचपन के पन्नों को पलटते हुए खुद वारे ने कहा, मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा जब दादा अपनी दुकान में रखी रिगलीज च्युइंगम को मुझे बेचते थे और मैं उन्हें आस पड़ोस में घर घर जाकर कुछ निक्कल के मुनाफे के साथ बेच आता। दादा मुझे कोका कोला की 6 बोतलें एक क्वार्टर के बदले देते और मैं एक निक्कल के मुनाफे पर उन्हें बाहर बेचता। इस तरह छोटे छोटे काम करके थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाना मेरे लिए बचपन का सबसे पसंदीदा खेल बन गया था। मैं हमेशा इसी खोजबीन में लगा रहता कि ऐसा क्या नया किया जाए जिससे कुछ ज्यादा पैसे बन सके। च्युइंगम, सोडा और कोक की बोतलें बेचने के साथ साथ वारेन ने अपने स्कूली दोस्तों के साथ मुनाफा कमाने की नई योजनाएं बनानी शुरू की। उसने घुड़दौड़ के संभावित विजेता का पता लगाने के लिए एक गणितीय तरीका इजाद किया। स्टेबल व बाय सिलेक्शन नाम के इस फॉर्मूले में वह कुछ डॉलर के बदले ऐसी टिप्स देता था जिससे जीतने वाले घोड़े का पता लगाया जा सकता था। वह इसे रेस कोर्स के बाहर बेचने लगा। इससे पहले कि वह इससे ज्यादा मुनाफा कमा पाता, लाइसेंस ना होने के कारण उसे अपना यह काम बंद करना पड़ा। 4 फुट के कद और 10 साल की उम्र में कोई बच्चा कमाई वाले काम धंधे के बारे में गंभीर हो तो भला क्यों, जबकि एक नई रंगीन और मस्ती से भरी दुनिया उसके सामने पड़ी हो। पर वारेन को उस मस्तानी दुनिया से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। उसे तो बस मुनाफा कमाने की ही बात सूझती थी और अब यह आदत एक जुनून बन चुकी थी। उसके साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि वह जो भी करता ईमानदारी और गंभीरता के साथ करता। काम में बेईमानी उसे जरा भी नहीं सुहाती थी। जब उसे कोई नया काम नहीं सूझता तो वह दादा की दुकान में उनका हाथ बटाते हुए धंधे के नए गुर सीखता जाता। उम्र 13 की खिलाड़ी बाजार का। सन 1941 के दौर में जहां दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, वारेन भी एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में था। पिता ने शेयर बाजार फर्म खोली तो वारेन ने उसमें भी अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि शेयर बाजार की जटिल शब्दावली को लेकर उसके सवालों के जवाब देने के लिए पिता के पास ज्यादा वक्त नहीं होता था। बावजूद इसके वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि बुल और बेयर सिर्फ बैल या भालू ना होकर बाजार की तेजी मंदी के प्रतीक हैं। आखिरकार 11 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपनी जमा पूंजी से शेयर बाजार में पहला निवेश किया। उसने सिटी सर्विस पियर्ड के 3 शेयर $38 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे। अपने पहले सौदे में उसने 2 शेयर खुद के नाम और एक अपनी बहन डोरिस के नाम पर खरीदा। लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। बाजार मंदी की गिरफ्त में आ गया और सिटी सर्विस के शेयर $27 तक गिर गए। उधर वारन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने शेयर तब तक नहीं बेचे जब तक कि भाव $40 तक नहीं सुधर गए। हालांकि इस दाम पर भी उन्हें बेचने के फैसले को उसने बड़ी गलती माना, क्योंकि बाद में वही शेयर $200 तक चढ़े। इस घटना से वारन ने शेयर बाजार का पहला और बुनियादी सबक लंबी अवधि के निवेश में संयम बनाए रखने का सीखा। आगे चलकर इसी सबक के जरिए वारेन दुनिया का सबसे सफलतम निवेशक बना। कच्ची उम्र में अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग पहचान रखने वाले वारेन के दिमाग में खुद को लेकर दो बातें बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पहली, वह कुछ अच्छा कर सकता है और दूसरी, वह अपनी पसंद के काम से पैसे कमा सकता है। इन दोनों ही स्वयं अनुभवों को अमल में लाने के लिए उसके पास पैसा और हौसला दोनों ही जमा हो रहे थे। खर्च हो रहा था तो केवल डर और झिझक। स्कूली किताबों के साथ साथ कारोबारी दिमाग की साझेदारी सी हो गई थी। खुद को सुरक्षित रखने और कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में पिता के प्रोत्साहन पर वारन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा। अपनी आमदनी खर्च के इस ब्यौरे में वारन ने अपनी साइकिल को कार्य में हुआ खर्चा बताकर छूट पाने का दावा किया। नए व्यवसाय, पढ़ाई और परिवार। 1944 से 45 में बफे परिवार ओमाहा छोड़ वाशिंगटन डीसी में रहने चला गया। वजह थी पिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। पुश्तैनी ठिकाने से जड़ें उखड़ी तो नई जमीन पर फिर से जमने की जद्दोजहद शुरू हो गई। वाशिंगटन आने पर पिता अपने काम में व्यस्त हुए तो वारेन ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा ली। इस बार वह पेपर बॉय के नए अवतार में सामने आया। वाशिंगटन की गलियों और पोश कॉलोनियों में सुबह शाम चक्कर लगाता वारेन एक ऐसा पेपर बॉय था जिसके पास द वाशिंगटन पोस्ट और द टाइम्स हेराल्ड दोनों अखबार होते थे।
जब कोई ग्राहक एक अखबार बंद करना चाहता तो वह झट से दूसरा विकल्प सामने रखकर उसे अपने साथ जोड़े रखता। बाद में उसने अपने अखबारों की संख्या 5 तक बढ़ा ली और कई तरह की पत्रिकाएं भी बेचने लगा। पाई पाई के जोड़ जुगत में वह महीने भर में $175 कमा लेता था, जो उस दौर में एक वयस्क व्यक्ति की कमाई के बराबर रकम थी। इस तरह कुछ ही महीनों में वारेन ने करीब $1200 जमा कर लिए। एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसने इस रकम से थस्टरन काउंटी में 40 एकड़ खेती की जमीन खरीदी और उसे एक किसान को किराए पर दे दिया। दिलचस्प बात यह रही कि बफे परिवार में अब तक कोई ऐसा नहीं कर पाया था जो वारेन ने मात्र 14 साल की उम्र में कर दिखाया। अब वह एक सामान्य लड़का ना होकर एक भूपति था। वयस्कता की ओर बढ़ते वारेन की समझ अब और तेज व ठोस होने लगी थी। उसे बाकी साथियों की तरह पिकनिक पार्टियों, फुटबॉल व रग्बी के मैचों या लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इन सब से दूरी बनाते हुए अपने लिए एक नई दुनिया रचने लगा था। 15 साल की उम्र में उसने अपने एक स्कूली दोस्त के साथ मिलकर पिनबॉल गेम मशीन से कमाई के लिए एक फर्म बनाई। वेंचर विल्सन काइन अपडेटेशन मशीन कॉर्प नाम की इस फर्म के जरिए दोनों नाइयों की दुकानों में गेम मशीनें लगाते और हफ्ते में $50 तक कमा लेते। ऐसा नहीं था कि वारन के इन कामों पर परिवार की नजर नहीं थी। परिवार की ओर से उसे मनचाही आजादी भले ही मिली थी, पर पिता समेत सबकी ख्वाहिश यही थी कि वह ठीक ढंग से पढ़ लिख कर कोई बड़ा काम करे। छोटे छोटे व अस्थायी कामों के उसकी पढ़ाई पर हो रहे असर को देखते हुए पिता हार्वर्ड ने उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्थित मशहूर वहार्टन बिजनेस स्कूल भेजने पर जोर दिया। वारेन वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उस समय उसकी जेब में $50,000 की कमाई थी। वह उसे नए धंधे में लगाकर कई गुना बढ़ाने के सपने संजो रहा था, लेकिन पिता के दबाव के आगे उसकी ना चली। उसे वहार्टन जाना पड़ा। वह बेमन से चला तो गया, पर जैसे तैसे 2 साल की पढ़ाई पूरी कर वहार्टन को अलविदा कह लौट आया। पढ़ाई का आखिरी साल उसने लिंकन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पूरा किया। नेब्रास्का आकर वारन फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया। उसने यूनिवर्सिटी के लिंकन जर्नल अखबार से जुड़ते हुए 6 ग्रामीण प्रांतों में अखबार बांटने वाले 50 लड़कों की निगरानी व प्रबंधन का काम हाथ में ले लिया। नेब्रास्का से 1 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वारेन ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आवेदन किया, लेकिन वारेन के आवेदन को स्कूल ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि वहां की पढ़ाई के लिए अभी उसकी उम्र कम है और उसे 1-2 साल इंतजार करना होगा। इस अप्रत्याशित घटना से वारेन के साथ साथ उसके परिवार को भी झटका लगा। हालांकि हार्वर्ड के इनकार के बाद उसे कोलंबिया बिजनेस स्कूल के रूप में एक नया सहारा मिल गया, जहां से वारेन ने मशहूर बाजार विशेषज्ञ बेंजामिन ग्राहम के मार्गदर्शक में एमएस किया। ग्राहम के साथ ने वारेन के लिए जिंदगी के वे सभी दरवाजे खोल दिए जिनके पार जाने के लिए वह बेताब था। ग्राहम का साथ सुजैन से शादी। वर्ष 1949 और उम्र 19 साल। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में मास्टर डिग्री पाने के लिए दाखिल हुए वारेन के हाथ बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लगी। इसे पढ़ने के बाद उसे लगा कि यहाँ आकर उसने कोई गलती नहीं की। अब उसे सही और ठोस निवेश की समझ परिपक्वता के साथ आने लगी। 2 साल में ग्राहम के अलावा फिलिप फिशर, डेविड डॉड, वाल्टर स्काल्स और इटविंग काहन जैसे निवेशक गुरुओं के मार्गदर्शन ने उसे भी गुरु बना दिया। बेंजामिन ग्राहम ने वारेन को अपना सबसे अच्छा विद्यार्थी मानते हुए A+ श्रेणी में रखा। सन 1951 में वारेन ने कोलंबिया से अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर भविष्य की योजनाओं को आकार देना शुरू किया। वारेन की इच्छा थी बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करना, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सुरक्षित व समझदार युवा बन चुके वारेन के सामने कोलंबिया में रुकने की कोई ठोस वजह नहीं बची थी। अपने किताबी ज्ञान को पिता की ब्रोकरेज फर्म में आजमाने की सोच लेकर वह वाशिंगटन लौट आया और एक सेल्समैन का काम संभालने लगा। हालांकि उसके दिमाग से अभी भी ग्राहम के साथ का नशा नहीं उतरा था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी हो ग्राहम के साथ का एक मौका मिल जाए। वारेन ने कोशिशें जारी रखी और आखिरकार ग्राहम की ओर से उसे $12,000 का सालाना वेतन पर नौकरी का प्रस्ताव आया। वारेन ने 2 साल तक ग्राहम के साथ काम किया और व्यावसायिक रूप से वह सभी गुर सीखे जो उसने कोलंबिया की किताबों में पढ़े थे। इसी दौरान वारेन की जिंदगी में सुजैन थॉमसन आई। वह एक नाइट क्लब में सिंगर थी। दोनों में मुलाकातें प्यार में बदली और फिर शादी तक जा पहुंची। सन 1954 में जब ग्राहम ने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपने कारोबार को समेट लिया,
वारेन और ग्राहम का साथ छूट गया। अब वारेन फिर से ओमाहा लौटा, पर इस बार साथ थी सुजैन और वे कारोबारी गुर जो ग्राहम ने उसे सिखाए थे। अब उसके सामने कारोबार और बाजार का खुला आसमान था, जहां वह चाहे जैसी उड़ान भर सकता था। बफे एसोसिएशन से बर्कशायर हैथवे। सन 1956 में वारेन ने बफे एसोसिएशन लिमिटेड नाम की एक साझा निवेश फर्म बनाई। इसमें बफे के अलावा उनके परिवार और मित्रों समेत कुल 8 साझेदार थे। फर्म में $1,50,000 वारेन के लगे और इतने ही बाकी साझेदारों के। करीब 13 साल तक चली इस साझा निवेश फर्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और बफे को वॉल स्ट्रीट में एक पहचान दिला दी। इस साझा कारोबार के जरिए बफे ने 30% सालाना की दर से अपने निवेश को बढ़ाया, जबकि बाजार मात्र 7 से 11% दर से बढ़ रहा था। इसके पीछे ग्राहम से सीखी निवेश रणनीतियां का अहम योगदान रहा। जब पैसा बढ़ने लगा तो बफे का हौसला कुछ और नया करने की ओर बढ़ने लगा। सन 1962 में बफे ने खस्ता हाल टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे में हिस्सेदारी खरीदनी शुरू की। हालांकि इस सौदे को बर्कशायर के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ने बफे की भूल बताया, क्योंकि उस समय सभी टेक्सटाइल कंपनियां घाटे में जा रही थी। हालांकि बफे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बर्कशायर में करीब 49% की हिस्सेदारी $8 प्रति शेयर से भी कम दामों में खरीद ली। अब उनका पूरा ध्यान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सौदे को फायदे का सौदा साबित करने पर था। बफे ने कंपनी के अतिरिक्त धन से नए अधिग्रहण करने शुरू किए और पब्लिक कंपनियों में निवेश करना आरंभ किया। उनकी हिट लिस्ट और कोर रणनीति में सबसे ऊपर इंश्योरेंस कंपनियां थी। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उन्हें सफलता के साथ सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया मिली। अब तक चार्ली मंगर उनके विश्वसनीय सहयोगी बन चुके थे। बेंजामिन ग्राहम के बाद चार्ली ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब उनकी निवेश रणनीतियां ग्राहम के सिद्धांतों के साथ चार्ली के अनुभवों से भरी थी। धीरे धीरे बफे ने बर्कशायर को घाटे से उभार लिया। अब वह बफे की मुख्य कंपनी बन चुकी थी। इसे और मजबूती देने के लिए बफे ने अपनी सभी साझेदारियों का बर्कशायर में विलय कर लिया और साझेदारों को कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। बफे का लक्ष्य डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स को 10% सालाना की दर से बढ़ाना था। वर्ष 1957 से 1969 के बीच यदि किसी निवेशक ने वॉल स्ट्रीट बाजार में $10,000 निवेश किए होते, तो यदि उसने बफे की फर्म में धन लगाया होता तो वह $15,270 होता। वह भी बफे का हिस्सा कम करने के बाद। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बफे ने अपना काम का आगाज किस गति से किया था। 70 के दशक में यह कहा जाने लगा था कि वारेन बफे यदि किसी कंपनी में दिलचस्पी लेने लगे तो समझिए उसके शेयर 10% उछल जाएंगे। कुछ कंपनियों के मामले में यह सही भी था। वर्ष 1962 से 1980 के बीच बर्कशायर का शेयर $8 से $800 तक चढ़ा और बाद के 27 सालों में तो यह हजारों डॉलर में पहुंचा। हालांकि उन्होंने अपना खर्च सीमित रखा और पहले $50,000 और फिर $1,00,000 सालाना की तनख्वाह पर गुजारा जारी रखा। इसी विषय पर एक सहयोगी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी मिलता है मैं उसका बड़ा हिस्सा बर्कशायर के साथ जोड़ देता हूँ, बस कुछ सिक्के अपने पास रखता हूँ। बर्कशायर की संपदा के सही उपयोग के बाद बफे ने इसकी जार्न मिल को बेच कंपनी का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने इसे विशुद्ध होल्डिंग कंपनी बना दिया, जिसका निवेश बाजार की ऐसी कंपनियों में था जो अच्छी दर से फल फूल रही थी। ऐसी कंपनियों में वाशिंगटन पोस्ट, कोका कोला, जिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियां थी, जिनमें बफे ने खास हिस्सेदारी यानी कोर होल्डिंग लेना शुरू किया था, वह भी लंबी अवधि के लिए। इसके साथ साथ बर्कशायर ने छोटी कंपनियों का अधिग्रहण भी जारी रखा। कंपनी का शेयर भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा और बफे की संपदा भी नई कीर्तिमान बनाती रही। उनकी संपदा से आज भी अच्छे अच्छे रश्क कर सकते हैं। 20वीं सदी में पैदा हुए वारेन बफे को हम माह के संत के नाम से जानते हैं, तो 21वीं सदी में उनकी पहचान महादानी की है। जून 2006 में उन्होंने अपनी कुल संपदा का 83% हिस्सा परोपकार के काम में लगी बिल और मेलिंडा गेट्स की संस्था को दान में देने का अप्रत्याशित फैसला लेकर दुनिया भर को चौंका दिया। यह हिस्सा करीब $37 अरब यानी करीब 1,660 अरब रुपए है, जो कि दुनिया में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान है। एक समय था जब निजी प्लेन न होने के कारण अपने सीईओ समाज में वारेन मजाक का विषय थे। तब उन्होंने करीब $10 करोड़ एक कॉरपोरेट जेट प्लेन खरीदने में खर्च कर अपनी मितव्ययिता पर उठे सवालों के जवाब दिए थे। जाहिर है कि इस अथाह संपत्ति के मालिक का अपना सब कुछ परोपकार के नाम पर दान कर देना दुनिया को अचंभित करने के लिए काफी था।
पत्नी, बच्चे और व्यवसाय। जहां एक और वारेन अपने व्यावसायिक जीवन में बुलंदियों से बात कर रहे थे, वहीं अपने घर में वह खुश नहीं थे। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था और उसमें दरार आने लगी थी। 3 बच्चों और पत्नी वाला बफे परिवार वारेन की कुछ जिम्मेदारियों को लेकर असंतुष्ट हो चला था। हालांकि बच्चे बड़े हो रहे थे, पर बफे उन्हें उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितनी उन्हें जरूरत थी। वे अपने कारोबार में पूरी तरह डूब चुके थे। नतीजतन सन 1977 में पत्नी सुजैन उन्हें छोड़कर सैन फ्रांसिस्को रहने चली गई। कुछ समय बाद दोनों ने औपचारिक रूप से तलाक ले लिया। हालांकि इसके बाद भी दोनों में करीबियां बनी रही। एस्ट्रिड मिंकस नाम की एक वेट्रेस वारेन को पसंद करती थी। सुजैन के चले जाने के बाद एस्ट्रिड ने वारेन के जीवन में सुजैन की कमी पूरी करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि वारेन और एस्ट्रिड के बीच मुलाकात भी सुजैन ने ही कराई थी। अलगाव के बावजूद सुजैन और वारेन में संपर्क बना रहा। दोनों लगभग रोज फोन पर बात करते, छुट्टियां साथ बिताते और बच्चों के साथ कैलिफोर्निया स्थित अपने बीच हाउस पर साथ क्रिसमस मनाते। सुजैन को एस्ट्रिड की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं होती थी। सुजैन के निर्धन तक तीनों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। वर्ष 2004 में दिल का दौरा पड़ने से सुजैन का निधन हो गया। इसके 2 साल बाद अपने 75वें जन्मदिन पर वारेन ने औपचारिक रूप से एस्ट्रिड से शादी रचाई। इस शादी का आयोजन भी वारेन की बेटी ने किया। वारेन के बच्चों ने पिता के साथ कारोबार में ना जुड़ते हुए अपने लिए अलग राह बनाई है। ऐसा इसलिए भी है कि बफे ने अपनी सारी संपदा को परोपकार के नाम दान देने का फैसला कर लिया था। उनका एक बेटा फोटोग्राफर है और दूसरा संगीतकार। बेटी शादी करके अपना घर संभालने के साथ साथ बफे फाउंडेशन के जरिए परोपकार कर रही है। 80 साल की उम्र में बादशाह और बफे दोनों ही निवेश की दुनिया में स्वस्थ व सक्रिय हैं। निवेश करना हो या पैसे खर्च करना, वारेन बफे बहुत ही अनुशासित हैं। शेयर बाजार के इतने बड़े और अनुभवी खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने थोड़े फायदे के लिए कभी लालच नहीं किया। उन्होंने बादशाह की अपनी हिस्सेदारी में एक भी शेयर नहीं बेचा। अपने तीनों बच्चों को वह साल में क्रिसमस पर मात्र $10,000 देते रहे हैं, वह भी टैक्स में छूट के लिए। वह जब उन्हें किसी भी तरह से मदद करते हैं तो इसके लिए बाकायदा लिखित दस्तावेज बनाता है। एक दिलचस्प वाक्य में जब उनकी बेटी ने एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए $20 मांगे तो इसके लिए भी उन्होंने एक चेक काट कर दिया। वारेन ओमाहा में अपने उसी 40 साल पुराने घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्होंने $31,000 में खरीदा था। इतनी मशहूर हस्ती होने के बावजूद वह सहज हैं और ओमाहा के लोग उन्हें घेरे नहीं रखते। उन्हें अपने साथ बॉडीगार्ड रखना जरा भी पसंद नहीं है। बचपन। जून 1943 में 13 वर्षीय बालक वारेन बफे अपने 2 साथियों के साथ वाशिंगटन डीसी के हितविकिंग में स्थित अपने घर से भाग पेंसिल्वेनिया के हार्शी नामक स्थान पर पहुंचा था, जहां तीनों बालक गोल्फ कोर्स में कैडिस का काम हासिल करना चाहते थे। हार्शी के एक होटल में तीनों ने रात बिताई। अगली सुबह कुछ पुलिसकर्मियों ने उन बालकों से पूछताछ की। बालकों का जवाब सुनकर पुलिसकर्मी संतुष्ट होकर चले गए। इसके बाद बालकों ने भी अपने अपने घर लौटने का फैसला किया। वारेन के पिता नेब्रास्का के ओमाहा क्षेत्र से पहली बार अमेरिकी संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। जब जनवरी में बफे परिवार वाशिंगटन में रहने के लिए आया, तब 8वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए वारेन को ओमाहा में अपने दादा और आंटी के साथ ठहरने की इजाजत दी गई। अब पिछले ही वर्ष वारेन ने वाशिंगटन के एलिस डीज जूनियर स्कूल से 9वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वह वाशिंगटन के माहौल का आदी हो चुका था। पढ़ाई के मामले में वह औसत विद्यार्थी था। इन वर्षों में वाशिंगटन पोस्ट नामक अखबार बेचते हुए उसने अपना व्यवसाय जमा लिया था। इसी दौरान वारेन के पिता ने उसके सामने एक चुनौती रखी। वारेन को पढ़ाई में बेहतर नंबर हासिल करने होंगे अथवा अखबार बेचने का धंधा बंद करना पड़ेगा। वारेन को धन अर्जित करना अच्छा लगता था। कुछ महीनों के भीतर जहां उसने मन लगाकर पढ़ाई की और अपने प्रदर्शन में सुधार किया, वहीं अखबार के धंधे का विस्तार करते हुए ग्राहकों तक 5 अखबार पहुंचाने लगा। जो ग्राहक वाशिंगटन पोस्ट नहीं लेना चाहते थे, उन्हें वह टाइम्स हेराल्ड देता था। सन 1945 में वह हर महीने $175 कमा रहा था। यह रकम कई वयस्कों के मासिक वेतन के बराबर थी। उसी साल गर्मियों में जब वारेन अपने परिवार के साथ ओमाहा गया तो महज 14 साल की उम्र में उसने नेब्रास्का की 40 एकड़ कृषि भूमि खरीदने का फैसला किया। अपने अखबार के व्यवसाय से कमाई गई राशि में से $1200 चुकाकर उसने जमीन खरीद ली और उसे एक किसान को किराए पर दे दिया तथा इस तरह दुनिया के एक सबसे सफल निवेशक का करियर शुरू किया। वारेन एडवर्ड बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हुआ।
पिता की तरफ से उसके पूर्वज फ्रांसीसी हारगुनोटस मूल के थे, जो सन 1600 में अमेरिका आकर बस गए थे। वे 150 वर्ष तक लॉन्ग आइलैंड के हंटिंगटन इलाके में खेती-बाड़ी करते रहे थे। उसमें से एक सिडनी होमन बफे ने पश्चिम की तरफ जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यह सन 1867 की बात थी, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ था और अमेरिका का पश्चिम की तरफ विस्तार हुआ। सिडनी प्रमुख शहर ओमाहा पहुंच गया। मिस्री नदी के किनारे लकड़ी से निर्मित घर नजर आ रहे थे और सामने समतल भूमि दिखाई दे रही थी। सिडनी ने वहां पहले स्टेज कोच ड्राइवर की नौकरी की। उसके बाद एच.एफ. बफे ग्रॉसरी स्टोर खोल लिया। 3 महीने पहले ही देश के पूर्व और पश्चिम इलाके को रेल मार्ग से जोड़ा जा चुका था। ओमाहा शहर की समृद्धि बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही एच.एफ. बफे ग्रॉसरी शॉप का कारोबार भी अच्छी तरह चलने लगा था। वर्ष 1870 में ओमाहा में आकर लोग बसने लगे थे और रेल मार्ग बन जाने की वजह से दोनों तरफ के यात्री वहां पहुंचने लगे थे। शहर में लोहे के ढांचे वाले मकान नजर आने लगे थे और एक ओपेरा हाउस भी तैयार हो गया था। एस.एच. बफे होटलों, रेस्टोरेंटों और घरों में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करते थे। वह आटे से लेकर नमक तक हर चीज की आपूर्ति करते थे। वर्ष 1900 में ओमाहा की आबादी 1,40,000 थी। सिडनी बफे ने जहां एक विशाल स्टोर का निर्माण किया, वहीं शादी रचाई, 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो उनके व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। सन 1915 में उनके एक बेटे अनरसट ने शहर के विकसित हो रहे पश्चिमी इलाके में बफे एंड सन नामक स्टोर खोल लिया। इस इलाके में ओमाहा के संभ्रांत लोग नए मोहल्लों का विकास कर रहे थे। अनरसट ने शादी की और उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हार्वर्ड रखा गया। जब हार्वर्ड बड़ा हुआ तो उससे अपेक्षा की गई कि वह परिवार का व्यवसाय संभालेगा, मगर व्यवसाय में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वह ग्रॉसरी स्टोर का संचालन नहीं करना चाहता था। लिंकन में स्थित नेब्रास्का विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उसका रुझान पत्रकारिता की तरफ बढ़ता गया और वह डेली नेब्रास्कन का संपादक बन गया। वहीं उसकी मुलाकात एक सहज सरल लड़की लेला स्टेहल से हुई, जिसके पिता नेब्रास्का के पश्चिम में एक कस्बे में एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे। 16 वर्षीय लेला हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और किसी अखबार में नौकरी ढूंढ रही थी, ताकि कॉलेज की शिक्षा के खर्च का प्रबंध हो सके। उसे पत्रकारिता का अच्छा अनुभव था। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय ही वह पिता के अखबार में हाथ बटाने लगी थी। वह हाथ से कंपोज करती थी और लाइनोटाइप मशीन चलाना भी जानती थी। वह साक्षात्कार लेना और अच्छी तरह लिखना जानती थी। हर बृहस्पतिवार को वह छपाई मशीन चलाकर अखबार छापती थी। हार्वर्ड ने उसे काम पर रख लिया और फिर उसे लैला से प्यार भी हो गया। 26 दिसंबर 1925 को दोनों ने शादी कर ली। तब तक हार्वर्ड ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। हालांकि वह एक पत्रकार के रूप में काम करना चाहता था, मगर जब उसके पिता के एक दोस्त ने उसके समक्ष बीमा कंपनी की नौकरी का प्रस्ताव रखा, तो उसने स्वीकार कर लिया। इस नौकरी के बाद हार्वर्ड ने यूनियन स्ट्रीट बैंक में नौकरी की, जहां उसे शेयरों की बिक्री का दायित्व सौंपा गया था। सन 1928 में लैला ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम डोरिस रखा गया। इसके 2 साल बाद अगस्त के एक दिन वारेन का जन्म हुआ, जिस दिन बारिश होने से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी दूर हो गई थी। 1 साल के अंदर ही वारेन के पहले जन्मदिन से 2 सप्ताह पहले ही वह बैंक हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसमें उसके पिता काम करते थे। वर्ष 1924 में जो आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, उसकी वजह से अमेरिका में अनगिनत कारोबार तबाह हो गए थे और इसी की चपेट में हार्वर्ड बफे की नौकरी और जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। हार्वर्ड दृढ़ निश्चयी, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने एक सहयोगी के साथ अपना अलग व्यापार शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके पास निवेश सिक्योरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जन सेवाओं के स्टॉक तथा बॉन्ड बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उनकी कमाई कमीशन के रूप पर निर्भर करती थी। उन्हें मामूली कमीशन मिलता था और वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता था। हार्वर्ड और उनके सहयोगी को सिक्योरिटी कारोबार का अनुभव नहीं था और नेब्रास्का के लोगों को जहां 2 वक्त का अनाज खरीदने में परेशानी हो रही थी, वहां वे निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। गरीब किसान सामूहिक भोजनशालाओं में मुफ्त भोजन के लिए मजबूर हो गए थे। घर में लैला बफे पति की कम आमदनी को देखते हुए सावधानी के साथ गृहिणी के दायित्व का पालन कर रही थी। कई बार पति और बच्चों को भोजन देकर वह खुद भूखी ही सो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे परिवार की आर्थिक दशा में सुधार होने लगा और वारेन की छोटी बहन रॉबर्टा का उस समय जन्म हुआ जब वारेन 3 साल का था। जब वारेन 6 साल का हुआ, उसके पिता ने ओमाहा के उत्तर में 53वीं स्ट्रीट पर एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया, जहां पूरा परिवार रहने के लिए चला गया। बोतल कैप और गोल्फ की गेंदें।
वारन ने जब स्कूल जाना शुरू किया था, उसी समय उनके माता पिता को एहसास हो गया था कि उनके बेटे में धन अर्जन और नंबरों के खेल के प्रति जन्मजात आकर्षण था। 5 साल की उम्र में उसने अपने घर के सामने एक स्टैंड बनाकर राहगीरों को चॉकलेट च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र में जब वह परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए लोवा की एक झील के किनारे गया था, तब उसने महसूस किया कि वह कोका कोला के 6 पैक एक क्वार्टर में खरीद सकता है। उसने झील के किनारे घूमते हुए एक एक कोला एक एक निकल की दर से बेचा और इस तरह 6 पैक की बिक्री से उसे 5 सेंट की आमदनी हुई। और वहां पहुंचने पर वह अपने दादा के स्टोर से सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें खरीदकर ग्रीष्मावकाश की शामों में पड़ोसियों को बेचकर मुनाफा अर्जित करने लगा। जब वारन 9 साल का हुआ तो एक दिन उसकी मां ने देखा कि वह अपने दोस्त बाब रसैल के घर के पास स्थित गैस एजेंसी की वेंडिंग मशीन से बोतलों के ढक्कनों का ढेर घर में जमा कर रहा था। उसने बाब के साथ मिलकर ढक्कनों को गिनते हुए इस बात का जायजा लिया कि किस ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री ज्यादा हो रही थी। उसी उम्र में वारन और बाब ओमाहा काउंटी क्लब में गोल्फ खेल के कैडी के रूप में कार्य करते हुए रोजाना $3 कमा रहे थे। इसके साथ साथ फेंकी गई गोल्फ की गेंदों में से वह इस्तेमाल होने लायक गेंदों का संग्रह भी करते जा रहे थे। ऐसी गेंदों को वह बेच देते थे। वारन की मां ने बेटे के शयन कक्ष में अलग अलग ब्रांड की गोल्फ की गेंदों को अलग अलग बास्केट में देखा। प्रत्येक गेंद के ब्रांड नाम के साथ कीमत भी लिखी हुई थी। वारन ने अपने दोस्तों को गेंद की बिक्री का दायित्व सौंपा और प्रत्येक गेंद के बदले अपना कमीशन प्राप्त किया। जब वह गोल्फ कोर्स में व्यस्त नहीं होता था, तब वह अल्सर बैन रेस ट्रैक की तरफ चला जाता था। वेटिंग विंडो और ग्रांड स्टैंड के पास वह ऐसी उपयोगी चीजों को ढूंढता फिरता था जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे। ऐसी चीजों का संग्रह करते हुए भी वह मुनाफा कमा लेता था। वारन के बचपन का एक प्रिय खेल कॉर्पोरेट स्टॉक और बॉन्ड के प्रतीकों की खोज करना था। यह प्रतीक टिकट टेप पर अंकित होते थे, जो उसके पिता अपने स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस से घर लेकर आते थे। वारन को सैकड़ों प्रतीक याद हो चुके थे। वारन अपने पिता के ऑफिस में स्टॉक और बॉन्ड सर्टिफिकेट का गहराई से अध्ययन करता था, जो वहां भारी मात्रा में मौजूद रहते थे। पड़ोस में स्थित स्टॉक ब्रोकर हैरिस उपमेह के कार्यालय में वारन का स्वागत किया जाता था, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड पर स्टॉक के चालू मूल्य को सही सही दर्ज कर सकता था। जल्द ही वारन घर में ही चार्ट बनाकर विभिन्न शेयरों के उतार चढ़ाव को दर्ज करने लगा। जब वह 11 साल का हुआ, तब उसने अपने और बहन डोरिस के लिए $38 की कीमत वाले 3-3 शेयर खरीदने का फैसला किया। शेयर की कीमत अचानक घटकर $27 हो गई और फिर बढ़कर $40 हो गई। वारन ने उसी समय शेयरों को बेच दिया। बिक्री कमीशन काटकर उसके पिता की ब्रोकरेज फर्म ने उसे उसके जीवन के शेयर मार्केट का पहला मुनाफा $5 प्रदान किया। फिर जब तेल कंपनी सिटी सर्विस प्रीफडे के शेयर की कीमत बढ़कर $200 हो गई, तो वारन ने धैर्य का सबक सीखा। वारन अपने दोस्त बाब रेसेल के साथ घंटों दिमागी कसरत में व्यस्त रहता था। कई बार वह इस बात का रिकॉर्ड रखते कि कुछ अक्षर अखबार में कितनी बार प्रकाशित होते थे। कई बार वह शहरों का वर्णन पढ़ते थे और बाब किसी शहर का नाम लेता था, तो वारन फौरन उस शहर की कुल जनसंख्या के बारे में बताता था। बॉब बेसबॉल के इतिहास के बारे में सवाल पूछता था और वारन तुरंत खिलाड़ियों के बैटिंग औसत समेत टीम संबंधी जानकारियां बताना शुरू कर देता था। रविवार के दिन चर्च में वारन की मां देखती थी कि उसका बेटा प्रार्थनाओं के रचयिताओं के नाम और मृत्यु का विवरण पढ़ते हुए उनकी कुल आयु का लेखा जोखा तैयार करने में व्यस्त रहता था। रसेल के घर में वारन का समय अच्छा गुजरता था। बफे परिवार जहां एक शांत इलाके में रहता था, वहीं रसेल का घर भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित था। उस इलाके में ट्रैफिक जाम लगा रहता था। बालक वारन ने श्रीमती रसेल से कहा, इतनी भीड़ है जहाँ, कितनी शर्म की बात है कि आप इतने लोगों की आवाजाही होते हुए भी पैसे नहीं कमा रही हैं। वारेन और बाब ने गणित के सूत्रों का जायजा लेना शुरू किया। जल्दी ही उन्होंने एक ऐसी गणितीय विधि खोज निकाली जिसकी मदद से घुड़दौड़ में शर्त लगाने वालों को सलाह दी जा सकती थी। अल्सर बेन रेस ट्रैक पर अपनी विधि को आजमाने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वेटिंग विंडो पर वे कमाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने आगामी रेस के लिए स्टेबल बॉय सिलेक्शन नामक विधि को हाथ से मुद्रित कर लिया। जब दोनों मुद्रित कागज को बेचने में जुटे थे, तब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस तरह की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी, जबकि कम उम्र होने के कारण उन्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता था। वाशिंगटन डीसी में वर्ष 1942 में वारन के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। 7 दिसंबर 1941 को जापानियों ने पर्ल हार्बर पर बम बरसाए।
जिसके साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट इतने लोकप्रिय थे कि सन 1940 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। ओमाहा के रिपब्लिकन एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो संसदीय चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को शिकस्त दे सकता हो। उन्होंने ओमाहा के व्यवसायिक हार्वर्ड बफे को अपना उम्मीदवार बनाया, जो रूजवेल्ट की नई नीति की आलोचना करने के लिए जाने जाते थे। कई लोग हार्वर्ड को जीतते हुए देखना चाहते थे, जिनमें उनके पिता भी शामिल थे। हार्वर्ड चुनाव जीत गए थे। 12 साल के वारन को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा और अपने प्यारे दोस्त को अलविदा कहना पड़ा, जिनके साथ उसने खुशियों भरे लम्हे गुजारे थे। उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए वाशिंगटन डीसी जाना पड़ा। देश की राजधानी में युद्ध का प्रभाव होने के कारण भीड़-भाड़ ज्यादा हो गई थी। वाशिंगटन के मुख्य इलाके से मीलों दूर वर्जीनिया के फ्रेडरिकसबर्ग में बफे परिवार को किराए का मकान लेना पड़ा। अब वॉरेन के पिता, जिन्हें वारन मां की तुलना में अपने ज्यादा करीब महसूस करता था, वाशिंगटन के एक होटल के कमरे में रहते थे और केवल सप्ताहांत में परिवार से मिलने के लिए आते थे। वारेन को ओमाहा के घर की याद बुरी तरह सता रही थी। अपने दादा अनरसट को लिखे पत्र में वारेन ने अपने मन की पीड़ा का वर्णन किया था। इसके जवाब में उसे पत्र मिला कि वह 8वीं की पढ़ाई पूरी करने तक ओमाहा में अपने दादा और आंटी अलीस के साथ रह सकता था। वारेन के माता पिता उसे भेजने के लिए राजी हो गए। वारेन ओमाहा लौटा, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त के साथ हुई। वहां 8वीं कक्षा की पढ़ाई 4 महीने तक करते हुए वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के पश्चिमी इलाकों में घूमता फिरता था। स्कूल से लौटने पर और छुट्टियों के दिन उसके दादा उसे बफे एंड सन्स के कार्य करने के लिए कहते थे। इस तरह वारेन जल्द ही सीख गया कि किस तरह सफलतापूर्वक व्यापार का संचालन किया जाता है। वह शेल्व्स में सामान सजा कर रखता था, भारी सामान भी उठा लेता था, सब्जियों और फलों की टोकरियों की सफाई करता था। उसे इस तरह का कार्य पसंद नहीं था। उसे ग्रोसरी की गंध भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बावजूद उसे दुकान में दीवार के सहारे रैंकों में सामान को सजाना अच्छा लगता था। उसे ग्राहकों की मांग पर सामान देना अच्छा लगता था। उसने सबक सीखा कि सफल व्यवसाय के लिए व्यस्त रहना मूल मंत्र होता है। उसने देखा कि सुबह से रात तक दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी अनवरत व्यस्त ही रहते थे। स्कूल जाते समय वारेन अक्सर अपने पिता के व्यावसायिक साझीदार कार्ल फाक के घर लंच के लिए जाता था। वहीं उसने एक दिन श्रीमती फाक को बताया कि वह 30 साल की उम्र से पहले ही करोड़पति बनना चाहता है। श्रीमती फाक ने पूछा, वारेन, तुम इतना सारा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ। 13 साल के मेहमान ने कहा, पैसा कमाने में मुझे आनंद आता है और उसमें वृद्धि होते हुए देखकर खुशी महसूस होती है।